उत्तराखंड कैबिनेट के फायर ब्रांड मिनिस्टर हरक रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज उत्तराखंड नव भारत नव निर्माण मंच पर। नमस्कार। आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, इसके अलावा कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं और जब मंत्री रहे तो सबसे युवा मंत्री उस दौर में आप रहे हैं। और उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत जी की जो मजबूत स्थिति है, उत्तराखंड का हर एक वासी उससे परिचित है। तो आज सवाल जवाब का सिलसिला सर आपके साथ शुरू होगा, लेकिन क्योंकि चुनावों का मौसम है तो सबसे पहली बात चुनाव की इस परिचर्चा के साथ ही, बीजेपी की सरकार जब अभी राज्य में मौजूद है और एक बड़े सवाल इस बात को लेकर भी उठे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री एक के बाद एक बदले गए, लेकिन उस परिवर्तन के बाद भी चुनाव के लिए अब महज 1-1.5 महीने का वक्त बाकी है, कुछ समय में तारीखें भी अनाउंस हो जाएंगी। आपकी सरकार के ऐसे 3 काम मैं चाहूंगी आप बताएं आज जनता को, जिस पर जनता आपको वोट दे या सत्ता में आपकी फिर वापसी हो। ऐसे 3 काम। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी की और अमित शाह जी के नेतृत्व में 2017 में उत्तराखंड में बहुत बहुमत के साथ, क्योंकि हमने एक बात उत्तराखंड के हर मंच पे कही थी कि 2017 में दिल्ली में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की, देहरादून में भाजपा की सरकार बनेगी, हर विधानसभा में भाजपा का विधायक जीतेगा, तो जो विकास की गंगा है वो दिल्ली से लेकर हर विधानसभा तक पहुंचेगी। और आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड की जनता ने हमारी उस बात पर 2017 में भरोसा किया और प्रदेश के अंदर 56 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और राज्य बनने के बाद मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा बहुमत नहीं तो कई बार 24-36, 24-36, 31-32 पर उत्तराखंड का बहुमत अटका रहता था, सुई अटकी रहती थी, लेकिन एक तरफा बहुमत दिया। केंद्र सरकार के सहयोग से हमने प्रदेश के अंदर मैं सोचता हूं कि चौमुखी विकास किया है हर क्षेत्र में। मुझे कल कोटद्वार जाना था, मेरा 9 बजे प्रोग्राम था कोटद्वार जाने का, 11 बजे कार्यक्रम था। मुझे भीड़ लग गई घर पे, तो मैं 10 बजे निकला, तो मैंने सोचा मैं बहुत देर हो गई, लेकिन मैं 1.5 घंटे में, जब 4 घंटे में मैं कोटद्वार पहुंचता था, अब सिर्फ 1.5 घंटे में कोटद्वार पहुंच रहा हूं। इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं प्रदेश के अंदर, और ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे जिला डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं कि कई बार जब पहली बार मैं जापान टोक्यो गया था, पेरिस गया था, न्यूयॉर्क गया था, मैं सोचता था हमारे दिल्ली में, हिंदुस्तान में इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, एलिवेटर पुल बनेंगे। जब दिल्ली में बन गए तो मैं सोचता था उत्तराखंड में भी बनेंगे। अब उत्तराखंड में इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, और अगले 1-2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का हर कोना अच्छी सड़कों से जुड़ जाएगा। हमने मेडिकल के क्षेत्र में एक बार दिल्ली में केंद्र के मंत्रियों ने हमें उत्तराखंड सरकार को शाबाशी दी कि मेडिकल के क्षेत्र में हमने जिस तरह मजबूती के साथ कदम बढ़ाए कि उत्तराखंड में आज 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 3 नए मेडिकल कॉलेज हम और खोल रहे हैं केवल गवर्नमेंट के, और निजी मेडिकल कॉलेज अलग है। इस छोटे से राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 मेडिकल कॉलेज हों प्रदेश के अंदर, हरिद्वार में है, अल्मोड़ा है, श्रीनगर है, हल्द्वानी है, देहरादून में जौलीग्रांट है, गुरुग्राम राय है, पिथौरागढ़ भी स्वीकृत हो गया है, कोटद्वार भी स्वीकृत हो गया है। तो मैं सोचता हूं कि ये मेडिकल कॉलेज से केवल बच्चा आज डॉक्टर नहीं बन रहा है,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इलाज ही नहीं कर रहा ये एक मेडिकल कॉलेज। एक मेडिकल कॉलेज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम करता है। किसी की मेडिकल स्टोर खुलता है, किसी की एम्बुलेंस चलती है, किसी की कैंटीन चलती है, किसी की चाय की दुकान चलती है, किसी का ढाबा चलता है, कोई एएनएम लगता है, कोई चपरासी लगता है, कोई वार्ड बॉय लगता है, कोई डॉक्टर लगता है। स्वास्थ्य के अलावा डॉक्टर को एमबीबीएस कराने के अलावा एक मेडिकल कॉलेज 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम करता है। तो उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में इतने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पौड़ी में नर्सिंग कॉलेज शुरू हो गया, चमोली में हो गया, टिहरी में हो गया, अल्मोड़ा में हो गया, पिथौरागढ़ में हो गया, देहरादून में है। तो ये जो बड़ी छलांग हमने नर्सिंग कॉलेज के क्षेत्र में लगाई है, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही बड़ी छलांग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सबसे अधिक जरूरत अगर प्रदेश के अंदर है तो यातायात की है, स्वास्थ्य की है, पेयजल की। अभी माननीय प्रधानमंत्री केदारनाथ में आए थे और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा इस बात को, केदार की धरती पर आकर कहा, आपने भी सुना होगा कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की उस पीड़ा को, चाहे परेड ग्राउंड में हो, चाहे केदारनाथ की धरती पर हो, केदार बाबा की धरती पर कहा जी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। जल संवर्धन, क्योंकि मेरे पे वन मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, हमने जल संवर्धन के क्षेत्र में 82 जल विद्युत परियोजना जो 50 साल से जिसका शुरू नहीं हो पा रही थी, मैंने युद्ध स्तर पर हमने उस पर काम किया और अभी प्रधानमंत्री के हाथों हमने उसका उद्घाटन कराया। 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना जो 6 प्रदेशों को पानी पिलाने का काम करेगी और बिजली भी पैदा करेगी। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना पिछले 50 सालों से उस पर काम बंद पड़ा था, अब हम उस पर भी काम शुरू, सारी क्लियरेंस हमको मिल गई है, लेकिन अब उस पर हम काम शुरू करने जा रहे हैं। जी क्या, लेकिन आप सर ये मानते हैं कि जब आप ये उपलब्धियां गिना रहे हैं लेकिन जमीन पर अभी भी कुछ कसर बाकी रह गई है? वो इस लिहाज से क्योंकि अभी नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ मंच पर मौजूद थे और पलायन के पीछे एक बड़ी वजह उन्होंने बुनियादी सुविधाओं का न होना बताया। और सड़कों का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा जनरल बिपिन रावत के गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, मैं पौड़ी जिले से हूं। मैं पहले भी मैं ये सोचा, जो माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी या आपने कहा कि गांव को सड़क से स्कूल, पेयजल, बिजली अगर गांव को मिल जाएगी तो गांव में पलायन नहीं होगा। कई बार लोग इस सच्चाई को जब मैं कहता हूं तो लोग मेरे इस बात को अन्यथा लेते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं। 2 जनपद उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण जनपद है, पौड़ी जनपद और अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा से डॉक्टर मुरलीमोहन जोशी जी हुए, आपके जनरल जोशी, दूसरे जो जनरल जोशी हुए, डॉक्टर जोशी, मुरलीमोहन जोशी हुए। अल्मोड़ा ने उत्तराखंड और देश को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में, सबसे अधिक आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, सिविल सर्विसेज डॉक्टर अल्मोड़ा जिले से। पौड़ी जनपद में हेमंती नंदन बहुगुणा पौड़ी से हुए, जनरल खंडूड़ी पौड़ी से हुए, निशंक पौड़ी से हुए, त्रिवेंद्र रावत पौड़ी से हुए, तीरथ सिंह रावत पौड़ी से हुए, सतपाल महाराज पौड़ी से हैं, मैं पौड़ी से हूँ, सुबोध उनियाल पौड़ी से हैं, धन सिंह पौड़ी से हैं। आधी सरकार हमारी पौड़ी से, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। जनरल बिपिन रावत कांग्रेस से थे। रॉ के चीफ धसमाना पौड़ी से, जो हमारे डोभाल जी, अजीत डोभाल जी जो पूरे देश के सुरक्षा सलाहकार हैं, वो पौड़ी से। और पिछले 20 वर्षों में हमने हर गांव को सड़क से जोड़ा है, हर गांव को बिजली दी है, हर गांव को पानी दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे अधिक पलायन अगर किन्हीं जिलों में हुआ है तो वो पौड़ी और अल्मोड़ा में हुआ है। तो मैं इस पलायन को होने के बाद मैं ये मानता हूं कि केवल सड़क से पलायन नहीं रुकने वाला, केवल बिजली, गांव में बिजली के अभाव में पलायन हो रहा है, इसलिए गांव में बिजली पहुंच जाए। मेरे गांव में 100 परिवार थे
लगभग 98 परिवार थे मेरे ग्राम खुर्शी ब्लॉक में, बौना जी के गांव के पास मेरा गांव है। जब मेरे गांव में बिजली नहीं थी 1980 तक, जब 1991 तक में जब मैं मंत्री उत्तर प्रदेश में बना तब मैं सड़क ले गया। मेरे गांव में सड़क नहीं थी, तब 98 परिवार मेरे गांव में रहते थे और आज मेरा गांव पूरा खाली हो गया है। तो केवल मैं इस बात से बिल्कुल, अब मेरी थ्योरी बदल गई, फिलॉसफी बदल गई, सिद्धांत बदल गए कि केवल सड़क जाने से विकास रुकेगा, केवल पेयजल उपलब्ध होने से विकास रुकेगा, बिजली होने से विकास रुकेगा, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि बेसिकली, और पलायन में एक निवेदन करूं आपसे, लेकिन जिस तरह एक पॉइंट सर, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, ये बुनियादी सुविधाओं का एक अम्ब्रेला है, एक पूरा पैकेज है। जो मिलेगा तो शायद लोग वहां रुक पाएंगे, उसको छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे, उनके पास आजीविका के जो साधन होंगे। मैं एक निवेदन करूं, अगर गांव सड़क चलेगी तो जिस पे थोड़ा सा सिपाही था, तो कम पैसा था, वो सड़क, वो गांव छोड़कर सड़क पे आ गया। अगर सड़क नीचे है गांव के नीचे तो सड़क पे आ गया, सड़क अगर गांव नीचे है तो सड़क के ऊपर चला गया, ऊपर बढ़ गया। थोड़ा पैसा ज्यादा हुआ तो जो ब्लॉकों में छोटे छोटे कस्बे हैं, सतपुली, एकेश्वर, कलजीखाल, छोटे छोटे कस्बों में आ गया। थोड़ा ज्यादा सुविधाएं हुई तो वो श्रीनगर, कोटद्वार, सुविधार से नीचे है तो इन शहरों में आ गया। और अगर वो उस पर और अच्छी सुविधाएं हुई, वो कर्नल हो गया तो देहरादून आ गया, वो मेजर जनरल हो गया तो दिल्ली, नोएडा चला गया। तो मैं इसलिए मैं आज आपको बताऊं, चलिए मैं इसी सवाल को रिफ्रेस कर देती हूँ, पलायन रुक सकता है या नहीं रुक सकता है? क्या ये मुमकिन ही नहीं है रोक पाना? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, मैं जब पिछली सरकार में कृषि मंत्री था, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर था, मैं अपने गांव गया, मैंने अपने गांव में देखा कि पूरे खेत बंजर पड़े हैं। जिन खेतों में मैं अपने हाथ से हल लगाता था, निराई करता था, गुड़ाई करता था, धान काटता था, गेहूं काटता था, कोदा जिसको हम मंडवा कहते हैं वो काटता था, झंगोरा काटता था, आज वो मेरे पूरे खेत बंजर पड़े। अब मैंने सोचा गांव के लोगों से कहूंगा कि भाई तुम खेत क्यों बंजर पड़े, तो कहेंगे तुम्हारे खेत भी तो बंजर है। मैंने फिर सोचा कि क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा गांव थोड़ा घाटी में है, थोड़ा गर्म होता है, जैसे पहाड़ की चोटी पे ठंडा होता है और नीचे गांव, ऊपर की चोटी पे सेब होता है और नीचे जो है अखरोट और सेब होता है, नीचे आम होता है। तो मेरे गांव में आम बहुत होता है, तो मैंने 200 पेड़ पहले आम के लगाए। लेकिन आम से क्या हुआ कि एक सड़क टूट गई, आम सीजन पे आता तो उसकी बाजार में कीमत नहीं मिल पाती, बंदर खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आंवला लगाता हूं। मैंने 1000 आंवला के पेड़ लगाए हैं और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। भले मैं एक सिपाही का बेटा था, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, चाहे नौकरी में हो, सबसे हाई यूनिवर्सिटी में नौकरी करने का मौका मुझे मिला। 20-22 साल मैंने यूनिवर्सिटी में नौकरी, आगरा विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं एक शिक्षक के रूप में। तो मुझे बहुत कुछ समाज ने दिया है। लगातार 30 साल से मैं मंत्री हूं और 9वीं बार इस बार मैंने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। 4 विधानसभाओं से अलग अलग मैं जहां भी जाता हूं ईश्वर की कृपा से, जैसे कोटद्वार में गया इस बार चुनाव लड़ने के लिए, सब कह रहे थे मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, तो मैंने ये सोच के आंवले के पेड़ लगाए। 6 लाख रुपए का आंवला इस बार हमारा बिका है। 4 लाख रुपए की मैंने लेमन ग्रास लगाई। मैं लोगों से कहता हूं भाई लेमन ग्रास को ना बंदर खाता है, लेमन ग्रास को ना उसको बहुत पानी की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। उसको कटिंग करो, वो हर्बल के रूप में यूज हो जाती है, लेमन टी के रूप में यूज हो जाती है, हर तरह से यूज हो जाती है। मैंने 4 लाख रुपए का इस बार लेमन ग्रास बेचा है, 10 लाख रुपया हो गया। 2 लाख रुपया खर्चा आया जो मैंने माली वगैरह, आज मैंने 5 अपने गांव के लोगों को माली के रूप में रोजगार दिया है। और मैं आज आपके साथ, आप इस मंच के माध्यम से, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, अगले 2 साल बाद मैं अपने गांव के 20 लोगों को रोजगार दूंगा और 5 लाख रुपया मैं ना खुद कमाऊंगा। मैंने ये कहना चाहता हूं, ये मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा, मैं सबसे कहता हूं, ये काम मैं केवल इसलिए नहीं करूं, मैं मंत्री हूं, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के एक नागरिक के रूप में मैं लोगों को ये सामने ये उदाहरण देना चाहता हूं कि इन्हीं खेत और खलिहानों से हम थोड़े कृषि के तरीके को बदलेंगे
पुश्तैनी खेत और खलिहान से हम उत्तराखंड की तकदीर को बदल सकते हैं, उत्तराखंड की तकदीर को बदल सकते हैं। आप बदलाव के एक मॉडल की बात कर रहे हैं जिसके लिए आपने खुद एक प्रयास किया, लेकिन मैं उससे आगे का एक सवाल आपके पास, क्योंकि आप मंत्री भी हैं कैबिनेट में। उत्तराखंड में टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे चारधाम यात्राओं को लेकर दुनिया के कोने कोने से देश भर से लोग आते हैं। उससे अलग बीते कुछ सालों से हम ये नोट कर रहे हैं कि होम स्टेज को लेकर एक विजन दिखाई दे रहा है कि होम स्टेज को तैयार किया जाए ताकि और ज्यादा लोग यहाँ पर आएं और पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी कल्चर को पहाड़ी घरों में रहकर लोग महसूस कर सकें। आपकी सरकार उसे प्रमोट करने के लिए और एक मैं कहूँ अगर ब्रांड हिमालय तैयार करने की दिशा में किस हद तक टारगेट अचीव कर पाई है? देखिए, इस दिशा में हमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उत्तराखंड में यूपी में टूरिज्म मिनिस्टर भी रहा हूं जब कल्याण सिंह जी के साथ था। उत्तराखंड में 3 तरह के लोग आते हैं, बल्कि 4 तरह के लोग आते हैं। एक तो धार्मिक हैं, बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, नीलकंठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, और पूरे उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पूरी दुनिया की 1/3 आबादी का ये केंद्र है उत्तराखंड। कोई सिख भाई स्वर्ण मंदिर के बाद उसकी एक आरजू होती है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वाहे गुरु जी जब मेरी ख्वाहिशें तोड़े ना तो मैं हेमकुंड साहिब जरूर जाना चाहता है। हर मुस्लिम की एक ख्वाहिश होती है कि खुदा जब उसकी आरजू को, उसके सांसें तोड़े तो मक्का मदीना के बाद वो कलियर की दरगाह पर, रुड़की में कलियर की दरगाह पर जरूर आना चाहता है। हिंदू चाहे हिंदुस्तान में रहता हो, चाहे हिंदू दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि प्रभु जब उसकी सांसें तोड़े तो वो बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, नीलकंठ, हरिद्वार, ऋषिकेश आना चाहता है। तो एक धार्मिक, पूरा उत्तराखंड दुनिया की 1/3 आबादी का आस्था का केंद्र उत्तराखंड है। दूसरा, जो उत्तराखंड में टूरिज्म सैलानी है, जो मंसूरी आता है, नैनीताल आता है, लेसडोन आता है, रानीखेत आता है। तीसरा एडवेंचर टूरिज्म है, जो रिवर राफ्टिंग करने के लिए आता है, ट्रैकिंग करने के लिए आता है, वो आता है। और चौथा इको टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है। कॉर्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है। जब नॉन टाइगर डिवीजन के रूप में लेसडोन डिवीजन को दुनिया के अंदर नंबर 1 डिवीजन चुना गया था, दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी थे, हर्षवर्धन जी उस समय वन मंत्री थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो मैंने मंच से एक बात कही, मैंने इस विज्ञान भवन में जो लोग, मैंने कहा मैं उस धरती से आया हूं जिसने जिम कॉर्बेट का नाम सुना है वो हाथ खड़ा करे, और आप ताजुब होगा आपको, उस विज्ञान भवन का एक एक हाथ खड़ा हुआ। आज इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के दृष्टिकोण से उत्तराखंड, चाहे राजा नेशनल पार्क हो, नंदा देवी राज नेशनल पार्क हो, गोविंद पशु विहार हो, 443 टाइगर के साथ हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य है जी। 2200 हाथियों के साथ हम बहुत अच्छी पोजीशन है। 750 पक्षियों की प्रजातियां उत्तराखंड में है। आज पूरे देश के अगर 7.8% जैव विविधता है अगर हिंदुस्तान की, तो उत्तराखंड का 7.8% जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर उत्तराखंड का योगदान 28% है। 1/3 जैव विविधता उत्तराखंड में है। ये हमारी समृद्धि है, हमारी ताकत है, हमारी उत्तराखंड पूरी दुनिया को लालायित करता है, प्रभावित करता है। और इसलिए होम स्टे, क्योंकि बहुत होटल बनाने से जो इतना टूरिज्म, अचानक टूरिज्म, मैं इसी मुद्दे पर आना चाह रही थी कि एक तस्वीर पूरे देश ने 2013 की केदारनाथ आपदा के रूप में देखी, और उस आपदा ने हमें कई सबक भी दिए, लेकिन हम वो सबक किस हद तक सीख पाए। मैं इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रही, मैं हर दल की बात कर रही हूँ। जब बात प्रकृति की आती है तो किसी तरह का कोई समझौता उसके साथ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर हमने इसी साल मार्च के महीने में देखा कि चमोली में भी ग्लेशियर फटा और वहां पर एक आपदा आई।
तो क्या हमने 2013 के सबक सीखे जब बात विकास की आ रही है और खासतौर पर हिमालयन स्टेट में जहां पर प्रकृति और विकास को आपको संतुलित तरीके से आगे बढ़ना है, बैलेंस करके चलना है? अब मैं क्योंकि वन मंत्री भी हूँ, पर्यावरण मंत्री भी हूँ, मैंने पिछले 5 साल में हमेशा एक बात अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से और पूरे प्रदेश की जनता के बीच में कहे हैं कि अगर ये जैव विविधता है उत्तराखंड में, तो इसमें केवल वन विभाग की भूमिका नहीं है। ये उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ को बचाने में, चाहे सुंदरलाल बहुना जी के रूप में हो, चाहे गौरव देवी के रूप में हो, अगर आज पूरे दुनिया के अंदर चिपको आंदोलन और पर्यावरण के संरक्षण का आंदोलन चला है तो वह उत्तराखंड की धरती से चला है। और इसलिए जो जैविक, चाहे 2013 का डिजास्टर हो, और मैं दुर्भाग्य से कहूं, सौभाग्य से कहूं, पिछले 30 सालों में जब भी आपदाएं उत्तराखंड में आई हैं, चाहे 1991 का भूकंप था जिसमें 703 लोग उत्तरकाशी में मरे थे, मैं उस समय प्रभारी मंत्री था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और 2013 की आपदा में भी रुद्रप्रयाग के विधायक होने के नाते और प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में मैं केदारनाथ उस आपदा का प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने देखा है। 18 जून को, जब 16-17 जून को जब ये घटना हुई थी, तो 18 जून को जब लोग ये भूल गए थे कि शायद कोई वहां बचा होगा, तो सबसे पहले 18 जून को मैं केदारनाथ पहुंचा था और मैंने उस पूरे केदार घाटी के त्रासदी को अपनी आंखों से देखा है। चाहे जंगल चट्टी हो, गरुड़ चट्टी हो, भीम रामबाड़ा हो, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाहे केदारनाथ के अंदर, अभी जब मैं प्रधानमंत्री आए थे, हम केदारनाथ गए थे, वहां के पंडा समाज ने भी कहा कि मैंने अपने हाथों से उस गर्भगृह को 3 दिन तक अपने हाथ से साफ किया, तब हमने शिवरात्रि को जलाभिषेक केदारनाथ में किया था। तो उस त्रासदी के बाद हमने बहुत सारे सबक लिए हैं। जो बहुत स्ट्रक्चर बिल्डिंगें हम बनाते थे, कॉलम पे बिल्डिंग खड़ी करते थे, उत्तरकाशी केदारनाथ में हमने देखा तिनकों की तरह वो बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, तिनकों की तरह ध्वस्त हो गई। अब हमने उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद सबसे पहले मैं आपदा प्रबंधन मंत्री रहा हूं जी, मैं न्यूजीलैंड वेलिंगटन में गया, जो पीपापाय स्टेडियम है, पूरी बिल्डिंग पीपापाय बिल्डिंग को न्यूजीलैंड सरकार ने शिफ्ट किया है। उस टेक्नोलॉजी को, जापान में जिस तरह टेक्नोलॉजी को आपदा के क्षेत्र में प्रयोग किया गया है, अब हमने उत्तराखंड में जो भवन का मानचित्र स्वीकार हो रहा है, जो भी मैप स्वीकृत हो रहा है, हमने ये प्रयोग पहले सरकारी भवनों पे किया है कि जितने सरकारी भवन बनेंगे वो डिजास्टर, जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, उसका असर ना हो उत्तराखंड के भवनों पर, चाहे स्कूल बने, चाहे सरकारी भवन बने। तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमारी सरकार, हमने उत्तराखंड में कर रहा है। क्योंकि ये आपदाएं उत्तराखंड में, क्योंकि भूकंप के दृष्टिकोण से जोन 4 और जोन 5 में उत्तराखंड है, जो सबसे सेंसिटिव जोन होता है जोन 5। हमारा पूरा पर्वत क्षेत्र भूकंप के दृष्टिकोण से जोन 5 में है और मैदानी क्षेत्र जोन जो। तो सर, आपने कई बिंदुओं का जिक्र किया, चाहे वो पर्यावरण के लिहाज से हो या उत्तराखंड के लिए क्या एक डेवलपमेंट मॉडल जो है वो हो सकता है, बेहतर डेवलपमेंट मॉडल क्या हो सकता है, और बीजेपी सरकार की क्या उपलब्धियां रही जिस पर जनता उन्हें एक बार फिर मौका